लोकसभा में रहा, मिनिस्टर रहा, और फिर ये जो अंतिम काम था गवर्नरी का ये भी किया। लेकिन मैंने कभी भी, चूंकि उनसे मैंने सीखा था, मैंने ये बात कही नरेंद्र मोदी जी को कि मैं जिसका शिष्य रहा हूं उसने मुझे कहा था कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो कोई समझौता मत करना। मैंने जब देखा कि 4 महीने तक किसान पड़े रहे, धूप में, सर्दी में, बरसात में, कोई सुविधा नहीं थी, सड़कों पे पड़े थे, और प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर था, कोई उनसे बात करने नहीं आया। 750 किसान मर गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के और प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। और मैंने उनसे कहा कि साहब ये बैठे, इनसे आप बात कर लो, इस किस्से को किसी खूबसूरती से किसी तरह निपटा दो। तो वो इतने घमंड में थे, उन्होंने कोई नहीं सतपाल भाई चले जाएंगे। तो मैंने कहा आप इनको जानते नहीं है, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ। या तो अपनी बात मनवा के जाएंगे या आपको हटवा के जाएंगे। और वो बात उनको उस दिन नहीं समझ में आई। मैंने उनको इंगित किया कि जो सिख हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और हमारे वाले तो हर तीसरे महीने आगरा के लाल किले पे चढ़े रहते थे, कभी चौखट फाड़ लेते थे, कभी अकबर की कब्र खोद लाते थे। तो मैं कहा ये पहले ये पता कर लो आप किससे लड़ रहे हो। इनको आप परास्त करके या खाली हाथ नहीं भेज सकते हो। तो बात उनकी समझ में आई, देर से आई। तो उन्होंने फिर माफी मांगी और 3 कानून वापस लिए, जिनको वो गीता का उपदेश समझ रहे थे। एनीवे, के लिए अलग जगह चाहिए, तो वो सारी उनको मिल गई और वो सब बड़े आश्वस्त हो गए, खुश हो गए। हाँ, पानी का मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे पीछे से। मैं एक दिन अपने घर पे बैठा था, सवेरे सवेरे मुझे गडकरी जी का फोन आया, सतपाल भाई क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं कर रहा। कहने लगे तो ये अमरिंदर सिंह बैठे हैं मेरे पास, इनसे बात कर लो। अमरिंदर मेरे दोस्त हैं। मैंने उनका फोन लिया, मैं कहा कैसे भाई साहब, क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि 40 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा और कश्मीर का रावी के पानी पे समझौता हो जाए, लेकिन ये लोग होने नहीं देते, ना फारूक ना महबूबा, और नतीजा ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को चला जाता है। तो मैंने कहा साहब अपने इरिगेशन मिनिस्टर को आप भेज दो, 15 मिनट में करा दूंगा। तीसरे दिन उन्होंने भेजा। मैंने पूछा भाई क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? उन्होंने कहा साहब ये है कि कंट्रोल किसका रहेगा। मैंने कहा किसी का नहीं रहेगा, जॉइंट सुपरविजन रहेगा, ये लिख दो। ये लाइन लिख दी, 15 मिनट में समझौता हो गया, दस्तखत हो गए, मिठाई बंट गई और वो बांध लगभग बन गया है। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 6,500 हेक्टर तो सिंचाई बढ़ी पंजाब की, और कंडी एरिया था एक, शाहपुर कंडी उसको बोलते हैं एग्रीमेंट को। कंडी माने सूखा एरिया था जम्मू का, 28,000 हेक्टर उसमें सिंचाई बढ़ी। उसके बाद भी पानी बचेगा, वो हरियाणा और राजस्थान को मिलेगा। एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं जाएगी, एक बूंद भी। तो बहुत तरह की चीजें चल रही थी इस तरह की। खैर एनीवे, वो लंबा हो जाएगा। मैं अब आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो शिक्षा है, ये जितना एम्पावर करती है आदमी को, कोई चीज नहीं करती है। ये जो बच्चियां हैं हमारी, इनको तो खैर हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते। हम तो ये पता करा के कि बेटा होगा कि बेटी, इनको मरवा ही देते हैं। लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं, जब ये दाखला इनका हो जाता है, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है, तो ये आगे तक जाती हैं। और मैं इन बच्चियों को भी कहना चाहता हूं कि आप पढ़ो, आपको ना आपके हस्बैंड की इनकम एम्पावर करेगी, ना बाप का दहेज एम्पावर करेगा, ना ससुराल की दौलत एम्पावर करेगी, आपकी शिक्षा आपको एम्पावर करेगी। और मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। अमेरिका की एक विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, देखने वाले में निहायत सादा, सिंपल, कोई सौंदर्य नहीं था दूर दूर तक, लेकिन
पढ़ने में तेज थी तो वो बन गई विदेश मंत्री। हिंदुस्तान जैसा नहीं था कि बिरादरी के आधार पर बन जाएंगे या सिफारिश से बन जाएंगे। तो अभी हाल जब गद्दाफी के खिलाफ रिवोल्ट हुआ लीबिया में, तो जो बगावती लोग थे वो उसको मारने के बाद उसके दफ्तर में पहुंच गए। तो वहां उनको एक छोटी डायरी मिली जिसमें गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे अपने जीवन का सबसे ज्यादा आनंद उस वक्त आता है जब मैं लिटिल कोंडी माने छोटी सी कोंडालीजा राइस को अरब शेखों को धमकाते हुए देखता हूं। तो कोंडालीजा राइस के पास अमेरिका की ताकत थी जिससे वो उसको धमकाती थी, और वो ताकत उसको तालीम से मिली थी, पढ़ाई से मिली थी। तो मैं बच्चियों को ये कहना चाहता हूं, यहां भी मैंने देखा, मैं तो जिस वर्ग से आता हूं उस वर्ग के दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, लेकिन अब जब RAS और IAS होके हमारी बच्ची जाती है तो वहां बड़े से बड़ा सामंत खड़ा होकर सलाम करता है। तो ये आपको एम्पावर करेगा, और आप अपनी बच्चियों को, आप ये लड़के के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। मैं आपको गारंटी करता हूं ये लड़के आपका कुछ नहीं करेंगे। मैं यूपी में देखता हूं जिसके 3-3 लड़के हैं, उसको बुढ़ापे में पीटते अलग है कि इसका ज्यादा वो कर रहा है, दूसरे का ज्यादा कर रहा है। लड़की बुढ़ापे में भी आपके काम आएगी, और एक बच्ची को पढ़ाना एक परिवार को पढ़ाना है, तो इनकी शिक्षा पे ज्यादा तवज्जो। दूसरे एक बुरा शौक ये चला है मुकेश जी, मैं गया था अभी हनुमानगढ़, वहां मुझे चौधरियों ने कहा जी एक बात बोल देना। मैं क्या? कहने लगे यहाँ आदमी घर में 2 होते हैं, कोठी 15 कमरों की बनाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो अब तक गवर्नर होने तक दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता था। अभी भी आके मैंने जो फ्लैट किराए पे लिया उसमें 2 कमरे हैं, लेकिन उससे मेरी औकात तय नहीं होती, उससे मुझे ताकत मिलती है। अगर मेरे पास इल गॉटन वेल्थ होती तो मैं नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि ईडी आ जाती मेरे यहाँ इनकम टैक्स वाले आ जाते, CBI वाले आए थे। उन्होंने कहा जी सिर्फ इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने बताया था कि आपको 300 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, तो हम ये बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, और वो सारे प्रधानमंत्री के लोग थे। मैं जब भी प्रधानमंत्री से मिलने जाता था वो मुझे पूछते थे कि वो उससे मिले कि नहीं। मैं कहा जी किससे? कहने हसीब द्राबू से। हसीब द्राबू वहां बैंक के चेयरमैन भी रहे, मिनिस्टर रहे। तो मैं कहा अभी तो नहीं मिला, लेकिन जिस अगर आप ईमानदार हैं तो आप डटे रहेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। मैं जब ये बोला था इसमें किसानों वाले पे, तो मुझे बहुत तरह के मशवरे दिए गए। कुछ लोगों ने कहा बेवकूफ हो तुम, प्रेसिडेंट बन जाओगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। मैंने कहा अभी रिटायर हो रहे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, अगर अगले दिन उनको कुत्ता भी रास्ता छोड़ दे तो मुझे बता देना। कोई चीज नहीं है, ये टेम्परेरी चीज है। असली चीज रहती है आपकी कि आपने कोई स्टैंड लिया कि नहीं, आप लड़े कि नहीं। अगर आपने लड़ने की शोहरत हासिल कर ली तो पदों से बहुत बड़ी है। तो मैं तो उसी दिन से जब ये किसानों वाला हुआ, थोड़ा लंबा हो रहा है पर झेल लें थोड़ा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को डराया और ये कहा कि ये जिनसे लड़ रहे हो इनको आप जानते नहीं हो। सिखों के गुरु ने तो 4 बच्चे कटवा दिए थे अपने और समझौता नहीं किया था, और जब ये अकाल तख्त तोड़ा गया उसके फौरन बाद इंदिरा जी ने 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने पूछा बुआ अब तो ये सब नहीं मानती थी? उसने कहा तुझे पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे